Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is, what is the important nursing intervention while assisting for peritoneal dialysis catheter insertion? जब किसी क्लाइंट के अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस के लिए कैथेटर इंसर्ट किया जा रहा होता है, तो उस समय सबसे जरूरी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी होती है? ऑप्शंस आर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड गेट कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट। हम पेशेंट को इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे और कंसेंट साइन करवाएंगे। ऑप्शन बी, चेक द रीनल फंक्शन ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। ऑप्शन सी, आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। हम क्लाइंट को ब्लैडर खाली करने के लिए कहेंगे, यानी यूरिन पास करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, अरेंज इमरजेंसी ट्रॉली नियर टाइप बेड साइड। हम इस प्रोसेस के दौरान बेड साइड पर इमरजेंसी ट्रॉली को रखेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस जब भी किया जाता है, तो कैथेटर को एब्डोमेन एरिया में मौजूद पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट करना होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस का उद्देश्य हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन्हें बाहर निकालना होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जब भी पेरिटोनियल डायलिसिस का कैथेटर इंसर्ट करना होता है, तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी ट्रॉली की आवश्यकता नहीं होती। रीनल फंक्शन टेस्ट पहले ही परफॉर्म किया जा चुका होता है। तभी हमें ये पता चलता है कि रीनल फंक्शन सही नहीं है, किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, इसलिए बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए डायलिसिस प्रोसेस किया जाएगा। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में समझाना और कंसेंट साइन कराना डॉक्टर की ड्यूटी है, नर्सेस की नहीं। तो ऑप्शन ए भी इस तरह से आपका गलत हो जाता है। फाइनली ऑप्शन सी को हमने सही इसलिए माना है क्योंकि जब भी क्लाइंट में पेरिटोनियल डायलिसिस के कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, तो हम क्लाइंट को यूरिन पास करने के लिए कहते हैं, ताकि उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नॉर्मल साइज का हो जाए, एम्प्टी हो जाए। क्योंकि अगर ब्लैडर पूरा भरा हुआ होगा, तो ये कैथेटर हो सकता है ब्लैडर के अंदर चला जाए, जिससे ब्लैडर रप्चर हो सकता है, ब्लैडर में इंजरी हो सकती है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कैथेटर इंसर्ट करवाने जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले उसे ब्लैडर खाली करने को कहें, यूरिन पास करने को कहेंगे। अदरवाइज उसमें ब्लैडर इंजरी हो सकती है, ब्लैडर परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the client diagnosed with renal calculi is admitted to the medical unit. Which intervention should the nurse implement first? एक पेशेंट जिसे रीनल कैल्कुलाई के डायग्नोसिस के साथ एडमिट करवाया गया है, इस पेशेंट में एज अ नर्स आप सबसे पहले कौन सा इंटरवेंशन करेंगे? ऑप्शन ए, मॉनिटर क्लाइंट्स यूरिन आउटपुट। हम क्लाइंट का यूरिन आउटपुट कितना है इसे चेक करेंगे। ऑप्शन बी, असेस द क्लाइंट्स पेन एंड रूल आउट कॉम्प्लिकेशन। हम क्लाइंट में कितना पेन है और कौन से कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं इसे पता करेंगे। ऑप्शन सी, इंक्रीज द क्लाइंट्स ओरल फ्लूइड इनटेक। क्लाइंट का ओरल फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे। या फिर यूज अ सेफ्टी गेंट बेल्ट व्हेन वॉकिंग द पेशेंट। पेशेंट को हम एक सेफ्टी बेल्ट पहनाएंगे जब वो चलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, assess the client pain
एंड रूल आउट कॉम्प्लिकेशन। जब भी किसी क्लाइंट को किडनी के अंदर स्टोन होता है, कैल्कुलाई होता है, पथरी होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और इसलिए क्लाइंट में कितना पेन है, इस चीज़ को हम असेस करेंगे सबसे पहले और किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप हो रहा, ये चीज़ असेस करने के लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ an injection of iron dextran should always be given that track in an adult person. Which is the preferred location? आयरन डेक्स्ट्रॉन नाम का इंजेक्शन हमेशा जेट ट्रैक टेक्निक द्वारा इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये इंजेक्शन किस जगह पर लगाया जाता है उस साइट को सेलेक्ट करना है। डेल्टॉइड मसल्स में, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के अंदर, वेस्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ थाइस में या फिर डॉर्सोग्लूटियल मसल्स के अंदर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। हमारे बटक एरिया के अंदर वेंट्रोग्लूटियल और डॉर्सोग्लूटियल मसल्स पाए जाते हैं। जब भी हमें आईएम इंजेक्शन लगाना होता है तो मोस्टली हम वेंट्रोग्लूटियल मसल्स को ही चुनते हैं। डॉर्सोग्लूटियल मसल्स को हम इसलिए नहीं चुनते क्योंकि ये जो मसल्स है इनके बिल्कुल करीब ही सियाटिक नर्व पाई जाती है। अगर गलती से निडल हमने इस सियाटिक नर्व के अंदर प्रिक कर दी तो पर्सन की संबंधित भाग की एक्सट्रीमिटी में पैरालिसिस कंडीशन डेवलप हो सकता है और इसी वजह से हम हमेशा डॉर्सोग्लूटियल मसल्स को आईएम इंजेक्शन के लिए अवॉइड करते हैं और वेंट्रोग्लूटियल मसल्स को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following devices assist a critical patient in breathing? अगर कोई पर्सन क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे ब्रीथिंग का सपोर्ट देना है तो इनमें से किस डिवाइस की हेल्प ली जा सकती है? सिंपली कहें तो ब्रीथिंग को हेल्प करने के लिए, ब्रीथिंग में हेल्प करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जा सकती है? लुकास सीपीआर मशीन, वेंटिलेटर मशीन, डिफिब्रिलेटर मशीन या फिर ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर? ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर आपने हॉस्पिटल में एक डिवाइस देखी होगी जिसके अंदर आप डिस्टिल वाटर या वाटर भरते हैं और फिर इससे ऑक्सीजन पास होकर क्लाइंट के मास्क तक पहुंचती है। बेसिकली ऑक्सीजन एक ड्राई गैस होती है, इसे ह्यूमिडिफाई किया जाता है, इसमें नमी मिक्स की जाती है ताकि हमारी नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्राइनेस कम से कम हो, वहां पर किसी भी प्रकार की इरिटेशन से बचा जा सके। ये ब्रीथिंग में हेल्पफुल नहीं होती तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लुकास सीपीआर मशीन नाम से ही पता चल रहा है ये सीपीआर के लिए आवश्यक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। डिफिब्रिलेटर मशीन भी पर्सन के अंदर सर्कुलेशन को इस्टेब्लिश करने में इस्तेमाल ली जाती है। जब पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो जब उसे इमरजेंसी में जो शॉक दिए जाते हैं उसे डिफिब्रिलेशन कहते हैं और उसके लिए डिफिब्रिलेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली ऑप्शन बी हमारे पास बचता है जो कि सही आंसर भी है। वेंटिलेटर मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो क्लाइंट के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर पर्सन खुद से सांस नहीं ले पा रहा है तो इस मशीन के थ्रू हम एयर को लंग्स तक पहुंचाते हैं और लंग्स में मौजूद एयर को वापस बाहर भी निकालते हैं। इस प्रकार से हम क्लाइंट को कंप्लीट रेस्पिरेशन सपोर्ट दिलवाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client who has a history of gout is also diagnosed with urolithiasis.
The stone are of instructions in food to limit which include। आपके पास एक गाउट डिजीज का पेशेंट आता है जिसे यूरोलिथियासिस कंडीशन भी है। इस सिचुएशन में पेशेंट को खाने में कौन सा फूड आइटम कम से कम खाने के लिए आप सलाह देंगे? सिंपली कहें तो गाउट और यूरोलिथियासिस कंडीशन होने पर कौन सा फूड सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए, ये आपको बताना है। यूरोलिथियासिस का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी जगह पर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। ऑप्शन ए है मिल्क, बी लीवर, सी कैरेट्स, डी एप्पल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लीवर। यहां पर हम उस फूड सब्सटेंस को खाने में मना कर रहे हैं जिसके अंदर प्यूरिन मौजूद है, क्योंकि प्यूरिन जब टूटेगा तो उससे यूरिक एसिड बनेगा और शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना गाउट डिजीज कॉज करता है और यूरिक एसिड के बढ़ने से ही स्टोन या पथरी हो जाती है जिसे यूरोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा या इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर क्लाइंट में गाउट डिजीज होता है तो इसका कारण शरीर में यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ना होता है। हमारे शरीर में यदि यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन गाउट कहलाती है। यूरिक एसिड का बढ़ना हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन द्वारा जाना जाता है। अब ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता क्यों है? अगर हमारे शरीर में प्यूरिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है और अगर कोई पर्सन खाने में ऐसे फूड सब्सटेंसेस ज़्यादा मात्रा में खाए जिसके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो प्यूरिन ज़्यादा डाइट में लेंगे तो प्यूरिन के टूटने के बाद यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा और यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ लेवल ही गाउट डिजीज है। और ये यूरिक एसिड जब शरीर में बहुत ज़्यादा बनने लगेगा तो ये बॉडी द्वारा इससे बाहर शरीर से एक्सक्रीट आउट नहीं किया जा पाएगा और बॉडी के अंदर इसकी रिटेंशन के कारण किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट आदि में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही कंडीशन यूरोलिथियासिस कहलाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से फूड सब्सटेंस हैं जिनके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बता सकते हैं जितने भी ऑर्गन मीट्स होते हैं जिनमें लीवर, पैंक्रियाज, ब्रेन, किडनी आते हैं, इन सभी के अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेड वाइन, सार्डिन्स नाम की जो फिश होती है, ग्रेविस, स्वीट ब्रेड्स, पालक, मशरूम, ये सभी चीज़ों में प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है और गाउट वाले पेशेंट को हम ये सभी फूड सब्सटेंस नहीं खाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the client with brain cancer refused to care for herself. Which action by the nurse would be best? एक ब्रेन कैंसर वाला पेशेंट केयर करवाने से मना कर देता है। इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा लिया जाने वाला बेस्ट एक्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए अल्टरनेट नर्सेस caring for the client so the nurse so the staff will not get tired of caring for this client। हम इस पेशेंट की केयर के लिए अलग अलग नर्सेस को ड्यूटी पर लगाएंगे ताकि नर्सेस में टायर्डनेस ना हो। ऑप्शन बी टॉक टू द क्लाइंट एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ सेल्फ केयर। हम पेशेंट से बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि सेल्फ केयर क्यों जरूरी है। ऑप्शन सी एक्सप्लोर द रीजन फॉर लैक ऑफ मोटिवेशन सीन इन द क्लाइंट। हम क्लाइंट क्यों लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहा है, इस रीजन को पता करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी टॉक टू द डॉक्टर अबाउट द क्लाइंट्स लैक ऑफ मोटिवेशन। हम क्लाइंट के लैक ऑफ मोटिवेशन की कारण को जानने के लिए डॉक्टर से बात करेंगे।
देखिए, अगर क्लाइंट लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहा है, वो क्यों लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहा है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, ना कि डॉक्टर से। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन ए में कहा गया था कि हम अलग-अलग नर्सेस को इस क्लाइंट की केयर में एंगेज करेंगे, जो कि गलत ऑप्शन है। अगर बार-बार स्टाफ को चेंज किया जाएगा, तो इससे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप सही नहीं हो पाएगी, अच्छा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ नहीं बन पाएगा और इससे प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। हम पेशेंट से सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे, उसे इसकी इम्पोर्टेंस समझाएँगे। ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लाइंट क्यों अपनी केयर नहीं कर रहा और ना ही दूसरों से अपनी केयर करवा रहा है, इस रीज़न को पता करना। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रेन कैंसर वाले क्लाइंट ने क्यों खुद की केयर करने या करवाने से मना किया है, इसके कारण को हम पता करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर रीजन हो सकता है कि क्लाइंट को ब्रेन कैंसर है, तो जब कोई नर्स इस पेशेंट की केयर करने जाती हो, तो केयर के दौरान उसे पेन होता हो, इस वजह से केयर करवाने से उसने मना किया है। या हो सकता है कि वो खुद अपना ख्याल इसलिए नहीं रख पा रही है क्योंकि उसमें लैक ऑफ एनर्जी हो, एनीमिया जैसी स्टेट डेवलप हो गई हो, यानी कि थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करते वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, इस वजह से वो खुद का ख्याल नहीं रख पा रही है। या हो सकता है कि क्लाइंट ब्रेन कैंसर डायग्नोज होने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, उसे लग रहा हो कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, इस वजह से शायद वो केयर नहीं करवा रही हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो हमें सबसे पहले उस रीज़न को फाइंड आउट करना है कि क्यों क्लाइंट लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहा है और अपनी केयर करने और करवाने के लिए मना कर रहा है। बाकी सारी स्टेजेस बाद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन कॉशन एक्रोनिम एन स्टैंड्स फॉर। कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स को बताने के लिए हम एक कॉशन नाम की एक्रोमिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो एन आता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? न्यूरॉन, न्यूरोब्लास्टोमा, नॉक्चूरिया, नैगिंग ऑफ कफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नैगिंग ऑफ कफ। किसी भी सिचुएशन में कैंसर डेवलप होने पर इसके वार्निंग साइंस को, कॉमन साइंस को पता करने के लिए, याद रखने के लिए कॉशन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सी का मतलब होता है चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। कैंसर के समय पेशेंट में बाउल और ब्लैडर की जो हैबिट्स होती हैं, वो बदल जाती हैं। या तो पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा या फिर उसे डायरिया रहने लगेगा। इस तरह के चेंजेस जनरली देखने को मिलते हैं। ए का मतलब होता है अ सोर दैट डज नॉट हील। शरीर में कोई एक ऐसा घाव बन जाएगा, वुंड हो जाएगा, सोर हो जाएगा जो कि ठीक नहीं हो पाता, वापस भर नहीं पाता। यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। शरीर के ऑरिफिस एरिया से, अलग अलग हिस्सों से, ओपनिंग वाले पार्ट से कुछ डिस्चार्जेस निकलने लगते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट टी का मतलब होता है थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर। यहाँ पर क्वेश्चन का जो टी है, ये शरीर के किसी विशेष हिस्से में गांठ बनने को, लंप को, ट्यूमर होने को बताता है। आई स्टैंड्स फॉर इनडाइजेशन, यानी पेशेंट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ओ स्टैंड्स फॉर ओवियस चेंज और वॉट्स और मोल्स। शरीर में जिन जगहों पर मोल्स हैं, यानी कि काले तिल जो होते हैं, इनकी अपीयरेंस बदल जाती है। एन फॉर नैगिंग कफ, यानी लगातार पेशेंट को कफ रहता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन वर्ड को डिस्कस किया। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
Next question is, injection methargine is given to a patient to treat PPH. Which nursing intervention is appropriate for this patient? किसी क्लाइंट को पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन होने पर इंजेक्शन मेथार्जिन दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। जब ये इंजेक्शन दिया जाता है तो इसके साथ हमें किस चीज़ का असेसमेंट लगातार करना चाहिए? रेस्पिरेशन का, पल्स का, टेम्परेचर का या फिर ब्लड प्रेशर का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। Yes, the right answer is ऑप्शन डी। आइए पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है। किसी भी वुमेन में डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस यदि होता है तो इसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। और पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे मोस्ट कॉमन कारण एटॉनिक यूट्रस का होना होता है, यानी डिलीवरी के बाद अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो, यूट्रस बिल्कुल ढीला ढाला सॉफ्ट बॉजी सा हो, तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। यही कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज है। और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्लाइंट को मेथार्जिन नाम की ड्रग दे सकते हैं। मेथार्जिन ड्रग को आप मेथाइल एर्गोनोवाइन के नाम से भी जानते हैं और ये एर्गोट एल्केलॉइड डेरिवेटिव होता है। जब भी क्लाइंट को मेथार्जिन ड्रग दी जाती है तो हमेशा इस ड्रग के इफेक्ट के कारण वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, यानी शरीर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं और ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, सिकुड़ने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और क्लाइंट में कहीं ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस चीज़ का असेसमेंट हमें लगातार इस मेडिसिन को देने के बाद करते रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, मेथार्जिन जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा कर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। इस वजह से हम इस मेडिसिन को देने के बाद ब्लड प्रेशर की कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं। मेथार्जिन मेडिसिन को हम अक्सर बच्चे की डिलीवरी होने के बाद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज इंक्लूड। पार्किंसनिज्म कंडीशन होने पर कौन से फीचर्स या कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ऑप्शंस आर हाइपोकाइनेशिया, ट्रिमर्स एट रेस्ट, रिजिडिटी या फिर ये सभी। Parkinson disease is a very important disease condition for upcoming exams. Option D is correct here. अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन में डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाए तो इससे पार्किंसन डिजीज हो सकता है। पार्किंसन डिजीज की शुरुआत में ट्रिमर्स या पिल रोलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। जब इस पेशेंट द्वारा कुछ पेपर पर लिखा जाता है तो शुरुआती अक्षर तो ठीक आकार के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पेज के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है उसकी राइटिंग बहुत ही छोटी और बहुत ही अ, अलग हो जाती है, जिसे आप पढ़ नहीं सकते। ये पार्किंसन डिजीज की शुरुआती साइन माने जाते हैं। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर बॉडी मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है। क्लाइंट ठीक तरह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाता। क्लाइंट को बोलने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं देखने को मिलते, यानी मास्क लाइक फेस हो जाता है। उसके चेहरे से हमेशा सलाइवा गिरता रहता है, यानी ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता है।
उसे बोलने में, खाने में, चलने में सभी चीज़ों में दिक्कत आने लगती है। उसका जो गेंट होता है, शॉर्ट सफलिंग गेट हो जाता है, यानी वो छोटे-छोटे कदमों से लड़खड़ाता हुआ चलता है। ये सभी फाइंडिंग्स आपको पार्किंसन डिज़ीज़ कंडीशन में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is the most common route of transmission of hepatitis E? इनमें से हेपेटाइटिस ई डिजीज का रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है ये आपको बताना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, पिको ओरल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नन ऑफ द अबव। एक्सक्यूज मी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फीको ओरल रूट। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों ही फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन असेसिंग अ पेशेंट्स ब्रेथ साउंड द नर्स हियर्स अ हाई पिच्ड कंटिन्यूअस साउंड। What type of breath sound would the nurse document? किसी पेशेंट में ब्रीथ साउंड के असेसमेंट के दौरान आप हाई पिच कंटिन्यूअस साउंड सुनते हैं। इस साउंड को किस टर्म द्वारा आप डॉक्यूमेंट करेंगे ये आपको बताना है। पेशेंट में हाई पिच कंटिन्यूअस ब्रीथ साउंड है तो क्या आप उसे रॉकी कहेंगे, क्रैकल्स कहेंगे, स्ट्राइडर कहेंगे या वीजेस कहेंगे? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, वीजेस। इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस हैं और ये उस क्लाइंट के लंग्स हैं। अब मान लीजिए इस पर्सन को अस्थमा नाम की डिजीज है। अब जैसे ही इस क्लाइंट को अस्थमैटिक अटैक आएगा, अस्थमा का अटैक आएगा, तो इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सिक्रीशंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्थमा क्या होता है, जब भी अस्थमैटिक पर्सन किसी एलर्जी वाले सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है और इस म्यूकस के एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण इस पर्सन का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काफी पहले बड़ा था, ये बिल्कुल नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है और इसके पतले होने की वजह से जितनी एयर लंग्स तक पहुंचनी चाहिए थी, उतनी एयर क्लाइंट में नहीं पहुंच पाता और क्लाइंट को रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिफिकल्टी होने लगती है। यही चीज अस्थमा कहलाती है। अब इस क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो चुका है ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन, यहाँ से क्लाइंट जब भी एयर को एक्सपायर करेगा, यानी गैस को जब भी वो बाहर निकालेगा, तो गैस के बाहर निकलने के साथ ही एक म्यूजिकल हाई पिच साउंड क्रिएट होगा। इसे हम विस्लिंग साउंड या व्हीसिंग साउंड के नाम से जानते हैं। ये एक सीटी जैसी आवाज होती है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब आप इसे नहीं भूलेंगे। जब भी किसी सकरी जगह से एयर पास की जाती है तो वहां पर एक विस्लिंग साउंड, म्यूजिकल हाई पिच साउंड क्रिएट होता है, जिसे हम विजेस के नाम से जानते हैं और ये मोस्टली अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म्स की यदि बात की जाए तो पहला आता है रॉकी। इट इज लो पिच कंटिन्यूअस साउंड विथ स्नोरिंग क्वालिटी दैट अकर्स व्हेन एयर पासेस थ्रू सिक्रीशन। जब एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद सिक्रीशन से होकर गुजरती है तो वहां पर एक लो पिच साउंड क्रिएट होता है, जिसे हम रॉकी कहते हैं और मोस्टली ये जब हम सोते हुए खर्राटे लेते हैं तो उस समय देखने को
मिलता है। सेकंड ऑप्शन में क्रैकल साउंड दिया गया है, ये क्या है? इट इज अ बबलिंग, क्रैकिंग और पॉपिंग लो टू हाई पिच डिसकंटिन्यूअस साउंड that occur when air passes through fluid filled airway. It usually seen in pulmonary edema. जब किसी पेशेंट के लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ होता है, यानी पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन होती है, तो इस सिचुएशन में लंग्स के अंदर जब एयर पहुंचेगी तो वहां पर पानी के बुलबुलों के फूटने जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा। इसे ही हम क्रैकल साउंड के रूप में जानते हैं। पानी किसी जगह है और वहां पर अगर आप एयर भरते हैं, एयर डालते हैं, तो वो एयर पानी से बाहर ऊपर की तरफ निकलती है, पहले बुलबुलों का रूप लेती है, बबल्स बनाती है और फिर ये बबल्स बर्स्ट होते हैं, बुलबुले फटते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही साउंड क्रैकल साउंड कहलाता है। और ये सेम चीज हमारे लंग्स में भी होती है। लंग्स में पल्मोनरी एडिमा है यानी पानी भरा हुआ है, क्लाइंट गैस को अंदर खींचेगा, एयर ऊपर आएगी, बबल्स फूटेंगे और क्रैकल्स जनरेट होगा। फिर हम बात करते हैं स्ट्राइडर की। इट इज अ लाउड और हाई पिच साउंड ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द एयरवे। स्ट्राइडर जो साउंड है ये बहुत ही तेज साउंड होता है और हाई पिच का साउंड होता है। ये भी आपको एयरवे के नैरो होने पर सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in following, which is the confirmed diagnostic investigation for cervical cancer? इन चारों ऑप्शंस में से सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाने वाली कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? ऑप्शन ए कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी पैप्समियर, ऑप्शन सी बायोप्सी, ऑप्शन डी यूट्राइन स्कैन। The right answer is ऑप्शन सी बायोप्सी। हमेशा याद रखिएगा, सर्विक्स एरिया के कैंसर को अगर आप स्क्रीन करना चाहते हैं, यानी सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो पैप्समियर टेस्ट माना जाता है। और इस एरिया में हुए कैंसर को यदि कंफर्म पता करना हो तो उसके लिए बायोप्सी प्रोसेस किया जाता है। बायोप्सी वह प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर अफेक्टेड साइट पर निडल इंसर्ट करके टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और लैब में फिर इस टिश्यू की जांच करके यह निश्चित किया जाता है कि सैंपल में जो सेल्स मौजूद हैं वो कैंसरस हैं या नहीं। यही प्रोसीजर बायोप्सी है। बायोप्सी हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में की जाती है और अगर डेथ के बाद बॉडी का टिश्यू सैंपल लेकर किसी प्रकार की जांच की जाती है तो उसे हम ऑटोप्सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलार वॉल इज कॉल्ड एज। अगर हमारे लंग्स के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी एयर बॉल्स यानी एल्वियोलाइज की दीवारें फट जाएं, डैमेज हो जाएं, डिस्ट्रक्ट हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, लंग एब्सेस, एम्फाइमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एम्फाइसीमा। याद रखिएगा, लंग्स में मौजूद एल्वियोलाइज की दीवारों का डिस्ट्रक्ट हो जाना एम्फाइसीमा कहलाता है और इसके बाद गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता, लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो घट जाती है। इस कंडीशन के होने पर बैरल चेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि बैरल शेप का चेस्ट हो जाता है एम्फाइसीमा कंडीशन होने पर। और याद रखिएगा, स्मोकिंग इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है।
ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ट्रैकिया से जो दो पाइप्स डिवाइड होकर लंग्स में पहुंचते हैं उन्हें हम ब्रोंकस कहते हैं और इसमें इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन का होना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। एम्फाइमा का मतलब है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस यानी प्लूरल कैविटी के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाना। लंग एब्सेस का मतलब है लंग्स के अंदर पर्टिकुलरली सड़न हो जाना, लंग एब्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a patient is being treated for a renal calculus, the nurse anticipates। जब किसी पेशेंट को रीनल कैलकुलस के लिए ट्रीट किया जा रहा हो तो इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट इंटरवेंशन करने का ऑर्डर दिया जा सकता है? ऐसा एज अ नर्स आप एंटिसिपेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। एंटिसिपेट वर्ड आपको कई जगह देखने को मिल सकता है। इसका हिंदी मीनिंग है अनुमान लगाना या फिर गैस करना। ऑप्शंस आर checking specific gravity, straining the urine, collection of 24 hours urine sample, measuring urine output। रीनल स्टोन वाले पेशेंट में, किडनी की पथरी वाले पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट मेथड यूज किया जा सकता है? यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। जब भी हम क्लाइंट में स्ट्रेनिंग ऑफ यूरिन का ऑर्डर देते हैं तो इसका मतलब होता है क्लाइंट के द्वारा पास किए जा रहे यूरिन को छानना, और छानने के बाद यूरिन के छने हुए हिस्से में स्टोन्स तो मौजूद नहीं है, पथरी तो मौजूद नहीं है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। और अगर यूरिन के साथ पथरी बाहर आती है, किडनी स्टोन बाहर आता है, रीनल कैलकुलस बाहर आता है, तो तुरंत उसे लैब में भेजना। वहां जाकर इस चीज का एनालिसिस होगा कि क्लाइंट को जो ये पथरी हुई है वो किस वजह से हुई है, किस प्रकार के किडनी स्टोन यहाँ पर मौजूद हैं। तो याद रखिएगा, रीनल कैलकुलस वाले पेशेंट में हम स्ट्रेनिंग ऑफ यूरिन का ऑर्डर देते हैं, यानी यूरिन को छानने का ऑर्डर देते हैं, छानने का ऑर्डर देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स इज। सर्विक्स एरिया में सबसे ज्यादा होने वाले टाइप के कैंसर का नाम आपको बताना है। म्यूकोइड सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ट्रांसिशनल कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स, फीमेल में यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट होता है, जो वेजाइना की तरफ खुलता है, इसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा होने वाले टाइप का कार्सिनोमा या कैंसर है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन इज। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए पीरियड्स ऑफ टैकिपनिया अल्टरनेटिंग विद पीरियड्स ऑफ एपनिया। पेशेंट को टैकिपनिया होगा यानी रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी और उसके बाद अचानक से रेस्पिरेशन सिसेशन देखने को मिलेगा यानी बिल्कुल भी ब्रीथिंग नहीं होगी। ऑप्शन बी एन इंक्रीज इन बोथ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। क्लाइंट में रेस्पिरेशन की
रेट और डेप्थ दोनों ही बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी, periods of hyperpnea alternating with periods of apnea। पेशेंट में फास्टर रेस्पिरेशन होगा, उसके बाद अचानक से रेस्पिरेशन रुक जाएगा यानी एपनिया हो जाएगा। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। ऑप्शन डी, डीप, रेगुलर एंड सिंगिंग रेस्पिरेशन। पेशेंट में डीप, रेगुलर और सिंगिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या है, इसे आपको बताना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यस एग्जैक्टली। जिन पेशेंट्स के अंदर हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन होती है या फिर स्ट्रोक से सफरिंग होते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट से सफरिंग होते हैं, उनमें ये काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन या चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर पेशेंट के अंदर हाइपरपनिया होता है यानी तेजी से रेस्पिरेशन चलता है। उसके बाद एक पीरियड आता है जब बिल्कुल रेस्पिरेशन रुक जाता है यानी कि एपनिया जैसी कंडीशन हो जाती है, और फिर वापस तेजी से रेस्पिरेशन चलता है यानी हाइपरपनिया होता है, और फिर वापस से एपनिया जैसी कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, चेन, दिस इज चेन, दिस इज स्ट्रोक, this is chain, this is stroke, this is chain and then again stroke. This is the chain stroke respiration exactly. Next question is hydronephrosis is, hydronephrosis क्या है? Options are dilation of intestine, dilation of stomach, dilation of gallbladder, dilation of kidney. Hydronephrosis. The right answer is option D, डायलेशन ऑफ किडनी। नेफ्रो वर्ड जो है किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रॉन से रिलेटेड है, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर के कारण। वाटर की प्रेजेंस के कारण किडनी का साइज बढ़ना, किडनी का डायलेट होना हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है। कैसे होती है ये कंडीशन, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये यहाँ पर क्लाइंट के अंदर मौजूद दो किडनीज का डायग्राम है। ये यूरेटर है जिसके थ्रू यूरिन किडनी से ब्लैडर तक आता है, और आगे ये यूरिथ्रा है जहां से हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब मान लीजिए किसी क्लाइंट के यूरेटर के अंदर कोई स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, जो कि यहाँ ग्रीन कलर से हमने बनाया है। इस स्टोन की प्रेजेंस के कारण यूरेटर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए और किडनी के द्वारा बनाया जा रहा यूरिन अब आगे ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाए, तो इस सिचुएशन में ये यूरिन यूरेटर के अंदर इकट्ठा होगा, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा और फिर ये यूरिन किडनी के अंदर पूरी तरह से भर जाएगा, जिससे किडनी का साइज पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और यही कंडीशन हाइड्रोनेफ्रोसिस है। यूरिन के पैसेज वे में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यूरिन किडनी के अंदर इकट्ठा होने लगता है, और यही कंडीशन किडनी का साइज बढ़ा देती है। इसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द suture that separate the occipital bone and the two parietal bones is। आपको उस सूचर का नाम बताना है जो कि ऑक्सीपिटल बोन को पैराइटल बोन से अलग करता है। फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्डोइडल सूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option D, lambdoidal suture। यहां पर देखिएगा,
ये किसी ह्यूमन का स्कल हमने ड्रॉ किया है, सिर का डायग्राम बनाया है और अलग-अलग सेगमेंट में अलग-अलग स्कल बोन्स को शो किया गया है। यहाँ पर एफ लिखा हुआ एरिया, ये वाला हिस्सा फ्रंटल बोन है। यहाँ पर जो साइड में 2 एरियाज़ बने हैं, जहाँ पर पीपी लिखा हुआ है, दिस इज़ पैराइटल बोन। और ये वाला जो हिस्सा है पीले रंग से बना है, इसे हम ऑक्सीपिटल एरिया कहेंगे, ऑक्सीपिटल बोन कहेंगे, जो सर में पीछे की तरफ होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस ऑक्सीपिटल बोन को, यानी जो सर के पीछे वाली ये बोन है, इसे पैराइटल बोन से अलग करने वाला सूचर कौन सा है? ये 2 पैराइटल बोन्स हैं और ये ऑक्सीपिटल बोन है और यहाँ पर ये जो सूचर पाया जा रहा है, यहाँ जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, इस सूचर का आपको नाम बताना था और इस सूचर को हम लैम्डोइड सूचर के नाम से जानते हैं। लैम्डोइड सूचर के नाम से जानते हैं। लैम्डोइड सूचर इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो इसकी शेप है वो कुछ इस प्रकार की है, लैम्डा आकार की है। इस वजह से हम इसे लैम्डोइडल सूचर के नाम से जानते हैं। हमारे हेड के अंदर टोटल 5 प्रकार के सूचर्स पाए जाते हैं। आइए वन बाय वन सभी के बारे में बात कर लें। सबसे पहले है फ्रंटल सूचर, जो कि इस हेड के फ्रंट साइड में पाई जाने वाली फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाता है और फ्रंटल बोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप के सूचर, जिसे कोरोनल सूचर के नाम से जानते हैं। ये सूचर फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। ये दोनों पैराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है। इनके बीच में इस जगह पर यहाँ जो सूचर पाया जाएगा, इसे हम कोरोनल सूचर कहते हैं। इसे हम इस कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ब्लैक कलर से, आप देखिएगा। दिस इज द कोरोनल सूचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर सेजाइटल सूचर की। सेजाइटल सूचर दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है और संख्या में 1 होता है। ये 2 पैराइटल बोन्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर जो सूचर पाया जाएगा, ये सेजाइटल सूचर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हमारा जो ये सूचर है, ये एक प्रकार का जॉइंट है जो स्कल में पाया जाता है। इमोबाइल टाइप का जॉइंट होता है और बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारे सिर की बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए जो जॉइंट पाया जाता है, उसे हम सूचर कहते हैं और ये इमूवेबल टाइप का जॉइंट होता है। फिर हम बात करते हैं लैम्डोइड सूचर की। ये हमने आपको अभी समझाया, लैम्डा शेप का होता है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में पाया जाता है। और फाइनली होता है स्क्वैमस सूचर। ये सूचर 2 पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। टेम्पोरल बोन हमारी जो ये कनपटी वाला एरिया होता है, इस हिस्से को टेम्पोरल लोब या टेम्पोरल बोन वाला एरिया कहते हैं। इस हिस्से में पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन को आपस में जोड़ने वाले सूचर को हम स्क्वैमस सूचर के नाम से जानते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।